जादुई संदूक। मोनू और उसकी माँ अपने घर में बैठे हुए थे। दोनों बेसब्री से मामा जी के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। मोनू, देखो कौन आया है, कहीं तुम्हारे मामा जी ही तो नहीं? मोनू ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर मामा जी ही थे। अरे मामा जी! और मोनू दौड़कर मामा जी से लिपट गया। मेरा प्यारा बेटा। मोनू, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। मोनू नाना नानी और मामा जी का बहुत लाडला था। मामा जी बहुत सारे खिलौने और मिठाई लेकर आए थे मोनू के लिए। मोनू, कैसे लगे खिलौने? बहुत अच्छे हैं, पर इस बार मैं खिलौने से नहीं मानूंगा। फिर और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे आपके साथ नानी के घर जाना है। आप मुझे पिछली बार भी नहीं ले गए थे। अभी मेरी स्कूल की भी छुट्टी है तो मैं आपके साथ चलूंगा। मोनू, मैं तुमको लेने ही आया हूँ। चलो तैयारी कर लो, हम परसों चलेंगे। मोनू ने जल्दी से तैयारी शुरू कर दी और बड़ा सा संदूक तैयार कर लिया। अरे मोनू, इतना बड़ा संदूक, क्या क्या रख लिया इसमें? बहुत सारे खिलौने, कपड़े और नानी के लिए भगवान की किताबें। अच्छा, और मेरे लिए कुछ नहीं रखा? रखा है ना, खिलौने, वही तो खेलोगे आप मेरे साथ। मोनू की बातें सुनकर सब जोर से हंसने लगे। सुबह मोनू को निकलना था तो वो जल्दी से सो गया। सुबह मामा जी मोनू को लेकर स्टेशन आ गए और ट्रेन का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गई और दोनों नानी के घर शाम को पहुंच गए। नानी, आ गया मेरा प्यारा बेटा। हाँ नानी, और मैं आपके लिए कुछ लाया भी हूँ, अभी दिखाता हूँ। अच्छा दिखा, तो क्या लाया है मेरा बेटा मेरे लिए? पर जैसे ही मोनू ने संदूक खोला तो उसमें सोना, चांदी, हीरे, मोती ये सब था। कपड़े, खिलौने, किताब सब गायब थे। नाना नानी और मामा जी देखकर चकित रह गए। अरे मोनू, ये सब क्या है? मुझे नहीं पता मामा जी, मैंने तो आपके सामने ही संदूक में सामान रखा था, तब तो ये सब नहीं था। पता नहीं ये सब कचरा कहाँ से आ गया। बेटा, ये कचरा नहीं है, ये बहुत कीमती सामान है। पर किसका है? मामा जी, लगता है किसी ने हमारी संदूक बदल दी। मुझे मेरे खिलौने वापस चाहिए, आप ढूंढ कर लाओ। और रोने लगा। मामा जी ने बहुत पता लगाने की कोशिश की पर कुछ पता नहीं लगा। मामा जी घर वापस आ गए तो देखा कि मोनू खिलौने से खेल रहा है। अरे मोनू, ये खिलौने कहाँ से आए? ये तो संदूक में थे नहीं। मामा जी, ये उसी संदूक से निकले। बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा। संदूक में से सामान निकलता ही जा रहा है। किसी को बता भी नहीं सकते, नहीं तो सबको लगेगा कि हमने चोरी की है। हाँ माँ, अभी देखते हैं कि क्या करना है। कुछ दिनों बाद मामा जी मोनू को छोड़ने गए और उसकी संदूक तैयार कर दी। उसमें कपड़े, खिलौने सब भर दिए और मोनू के घर पहुँचे और संदूक वाली बात मोनू की माँ और पिताजी को बताई। दोनों सुनकर चकित रह गए। सबने आश्चर्य से संदूक की तरफ देखा। सब संदूक के पास गए और जैसे ही खोला देखते ही रह गए। फिर से वही सोना, चांदी, हीरे, मोती। अरे मामा जी, फिर से संदूक बदल गया। अरे मोनू बेटा, ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। रात को सब खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन मामा जी को सोच सोच कर नींद नहीं आती कि ये संदूक का राज क्या है। अचानक एक तेज रोशनी दिखाई देती है और आवाज आती है, तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत बड़े भक्त हैं और बहुत दिनों से मेरा मंदिर बनवाने का सोच रहे हैं, पर पैसों के कारण नहीं बनवा पा रहे हैं। ये पैसा मंदिर के लिए लगाना और मंदिर में रोज गरीबों को खाना खिलाना और दान देना। और रोशनी गायब हो गई। सुबह मामा जी ने सबको ये बात बताई तो मोनू की माँ ने संदूक मामा जी को दे दिया और मामा जी अपने घर गए और बहुत बड़ा मंदिर बनवाया जिसमें रोज गरीबों को खाना खिलाया जाता, दान दिया जाता था
और संदूक कभी खाली नहीं हुआ। मैं तो जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा है। बात यह था कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। सारे शहर के दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिया गया था। विज्ञापन में तरह तरह की जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाए गए थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था, मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी थी। इसी तरह बड़ा आकर्षक था। आ गया है, आ गया है। जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, वही बंबई सर्कस आ गया है। आइए और तमाशों का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा, जो ना किसी ने देखा होगा और ना सुना होगा। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे और इतना बड़ा हाथी बैलगाड़ी में कैसे बैठेगा। बैलगाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। तोता बंदूक छोड़ेगा और बनमानुस बाबू बनकर मेज में बैठेगा। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी हिसाब की कॉपी पर शेर की तस्वीर खींच रहा था और सोच रहा था कि कल शनिचर नहीं इतवार होता तो कितना मजा आता। बलदेव ने बड़े ही मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। मना रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वो जामे से बाहर हो गया। छुट्टी होते ही वो बाहर मैदान में निकल आया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। मगर और लड़के इतने साहसी ना थे, कोई उसके साथ जाने पर राजी ना हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वो बड़ा ही जिद्दी था। दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता था। शनिचर को और लड़के तो मास्टर के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला। वहां पहुंचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए एक आने का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने लगा। इन जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झुंझलाया। वो शेर है, मालूम होता है इसे महीनों से मलेरिया बुखार आ रहा हो। वो भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा, और ये सुंदरबन का बाघ है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो, मुर्दे की तरह पड़ा है। वाह रे भालू, ये भालू है या सुअर, और वो भी काना, जैसे मौत की चंगुल से निकल भागा हो। अलबत्ता चीता कुछ जानदार है, और एक 3 टांग वाले कुत्ता भी। ये कहकर हंसा। उसकी एक टांग किसने काट ली? दुम कटे कुत्ते तो देखे थे, पैर कटे कुत्ता आज ही देखा। और ये दौड़ेगा कैसे? उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यहाँ नाहक आया। एक आने पैसे भी गया। इतने में एक बड़ा भरी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, आओ, चले आओ, 4 आने में आसमान की सैर करो। अभी वो उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शेर सुनकर वो चौंक पड़ा। पीछे फिरकर देखा तो डर के मारे उसका दिल कांप उठा। वही चीता ना जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसी की तरफ दौड़ता चला आ रहा था। बलदेव जान लेकर भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ। इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था, वो चीता को अपनी तरफ आते देखकर बेतहाशा भागा। बलदेव को और कुछ ना समझ आया तो वो झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा।
गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वो आदमी पहले ही भाग गया था।